नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। आप जानते हैं चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इटली को अकल आ गई है और उसका कहना है कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना जल्दबाजी में लिया गया और तबाह करने वाला फैसला था। बाकायदा चाइना के डिफेंस मिनिस्टर का इटली के डिफेंस मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और ऑब्वियस सी बात है कि चाइना के अपोज में है तो उसको प्रॉब्लम तो होगी। तो क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से बताऊंगा। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, ये किस तरह से दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है, किस तरह से दुनिया की जो छोटी छोटी इकोनॉमी है आने वाले समय में इसे न्यू कॉलोनिज्म कहा जा रहा है, यानी कि पहले से उपनिवेश थे, दूसरे देशों पर अटैक करते थे, वहां पर अपनी गवर्नमेंट बनाते थे, लेकिन अब का जमाना अलग तरह का हो गया। तो क्या है पूरा मामला आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले आप द गार्जियन न्यूज़पेपर में छपी इस खबर को देख सकते हैं। इटली सीकिंग टू लीव एट्रोसियस, एट्रोसियस का मतलब होता है बहुत ही बुरा, यानी कि घृणित और अत्याचारी, इस तरह से आप समझ सकते हैं। चाइना बेल्ट एंड रोड प्लान विदाउट हार्मिंग टाइज, यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर का बकायदा स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा मामला अभी सामने आ रहा था कि इससे पहले इटली की प्राइम मिनिस्टर भी ओपन मंच में कह चुकी हैं। 5-6 महीने पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, इसको ज्वाइन करके हमने बहुत बड़ी गलती कर ली है और हमें अब इससे विड्रॉ होना चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये कह रही है कि हमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि आखिर ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या और ये इटली क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहता। इसको आखिर ऐसा नुकसान हो क्या गया है जो इतना ज़्यादा ये खफा है कि एट्रोसियस प्रोजेक्ट कह रहे हैं। ठीक है, शी जिनपिंग के जो प्रोजेक्ट है उसको एट्रोसियस कहा जा रहा है। ठीक है, तो सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात है, इटली के द्वारा इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कॉन्फिडेंशियल शुरू में रखा गया था और पूरी दुनिया उस समय चौंक गई थी कि क्या रशिया, एक तरह से रशिया और चाइना, ये दोनों मिलकर वेस्ट से यूएस के प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रहे। बहुत सारे इस मामले को लेकर आर्टिकल्स भी छपे थे और मैंने भी इस खबर को बहुत बार कवर किया है। तो आप देख पाते होंगे G7 कंट्रीज, आपको पता होगा ये पश्चिमी देशों का समूह और आमतौर पर ये देश बहुत ही ज़्यादा विकसित है, जिसमें से आप देख पा रहे होंगे जर्मनी है, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान। अब ऑब्वियस सी बात आप जानते हो, G7 इज द नेचुरल एनिमी ऑफ व्हाट, चाइना। ठीक है, चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, G7। ब्रिक्स का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, G7। SCO का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, G7। बाकायदा ब्रिक्स की स्थापना ही G7 को प्रतिस्थापित करने के लिए हुई है। तो सीधी सी बात है, अगर G7 का कोई देश चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर ले तो ये पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली खबर होती है। और इतनी ही जल्दी एक तरह से जो इटली है वो इससे बाहर भी आना चाह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये चाइना के लिए, जिस तरह से चाइना ने उस समय प्रचारित किया था कि देखिए जो वेस्ट है ये अब हमारे कंट्रोल में आ रहा है। कभी किसी जमाने में वेस्ट और यूएस मिलकर हमको कंट्रोल किया करते थे। एक जमाना वो था जब एक कार्टून भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा वायरल होता है, जब एक तरह से एक ब्रिटेन की महारानी है, उसको चाकू छुरे के साथ चाइना का जो मैप है उसको बांटते हुए दिखाया जाता है और ऊपर पे चाइना का जो बेचारा किंग है वो देखा हुआ है। ठीक है, तो एक जमाना वो था और एक जमाना आज का है जब हम जो है एक तरह से इटली को वेस्ट से खींच के ले आए और अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में हमने इसको शामिल कर लिया। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा महिमा मंडन इस खबर का किया जा रहा था, लेकिन जल्द ही इटली को समझ में आ गया कि ये बहुत बड़ा गेम है और हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट क्या है और कैसे ये दुनिया के अन्य देशों को बर्बाद करने वाला साबित होगा आने वाले ज़माने में। आप जानते हैं कि रेड कलर में आपने देखा होगा चाइना, और प्राचीन काल में क्या था ना, चाइना में बहुत बड़ी तादाद में सिल्क होता था और चाइना के जो बिजनेसमैन हैं ये पूरी दुनिया में, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यूरोप है, एशिया है, यहाँ पर जगह जगह पर जाके अपना सिल्क बेचा करते थे और सिल्क के लिए बाकायदा एक रूट होता था जिसको सिल्क रूट कहा जाता था। तो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कहना है कि हम प्राचीन कालीन उस सिल्क रूट को दोबारा से डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि उसी से चाइना इतना ज़्यादा अमीर अपने दौर में बना था। ठीक है, बाद में तो क्विंग डायनेस्टी जो यहाँ पर थी उसका डिक्लाइनेशन होता है और बाद में वेस्टर्न पावर्स ने जो है इसको पूरी तरह से अफीम के नशे में धकेल देते हैं। आपको पता होगा फर्स्ट अफीम वॉर, सेकंड अफीम वॉर, बहुत लंबा चौड़ा चाइना का इतिहास है और एक तरह से बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक भी है कि किस तरह से वेस्टर्न पावर्स ने यहाँ पर कत्लेआम मचाया था और यहाँ पर इतना बड़ा सिविल वॉर होता। बहुत कुछ है इसके इतिहास को जानने के लिए, तो आज के सेशन में फिलहाल हम इसके इतिहास में नहीं जाएंगे। सबसे पहले आप जानेंगे कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट आखिर है क्या, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा, इसके माध्यम से चाइना क्या कर रहा है कि जो गरीब देश है और भी बहुत सारे देश है, भारत के जितने भी पड़ोसी हैं, बस हमको छोड़कर बाकी जितने भी हैं सब के सब क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। और दुनिया के लगभग 120 से ऊपर देशों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। वो चाइना के साथ चाहते हैं कि ऐसा करें। अब देखो चाइना इसमें क्या कर रहा है
कि ये बहुत बड़ी तादाद पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है इन बहुत सारे देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, म्यांमार में, नेपाल में, ठीक है। तो इसके माध्यम से इसका कहना है कि जो प्राचीन सिल्क रूट है मैं इसको डेवलप करूंगा। और जो सिल्क रूट प्राचीन है वो केवल सड़कों के माध्यम से ही नहीं होता था, वो जो है एक तरह से जो नेवल बेसिस है पानी के माध्यम से भी उस दौर में हुआ करता था। तो अलग अलग देशों में जो उनके महत्वपूर्ण जो इकोनॉमिक सेंटर्स होंगे वहाँ पर हम पोर्ट बनाएंगे, जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट बनाया, ठीक है। ऐसे ही सड़कें बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, इनकी इन देशों में हम इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये देश खुद क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। चाइना के पास पैसे, तो सीधी सी बात है अफ्रीकन कंट्रीज़ को बहुत ही बड़े पैमाने पर लोन दे रहे हैं। जैसे श्रीलंका को इसने बहुत बड़े पैमाने पर लोन दिया था, पाकिस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर लोन दिया था सीपैक प्रोजेक्ट के नाम पे, ठीक है। अब यहाँ पर स्थिति हो ये गई है कि इसने जो पैसे यहाँ पर खर्च किए थे इसमें अधिकांश पैसा इसका रिटर्न ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उन देशों ने इस पैसे को ठीक से यूज़ नहीं किया, या ये हम कहें या फिर कोई और कारण कहें कि उनकी इकोनॉमी इतनी है ही नहीं कि वो कर्ज के बोझ के तले बुरी तरह से डूब गए। और इससे एक तरह से नया उपनिवेशवाद कहा जा रहा है। यानी कि पहले ज़माने में क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ से हमारे यहाँ पर आए, हम पर इन्होंने कब्जा किया और यहाँ पर उन्होंने शासन किया। अब का ज़माना कब्जा करके शासन करने का नहीं है। अब का ज़माना क्या है कि तुम एक काम करो ना, सबसे बढ़िया किसी देश को लोन दो, इतना लोन दो, इतना लोन दो, इतना लोन दो कि वो चुका ही ना पाए, ठीक है। तो अगर वो लोन चुका ही नहीं पाएगा तो सीधी सी बात है वहाँ की जो सरकार है अब वो नीति निर्माण आपके हिसाब से करेगी। आप उसको कहोगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा करोगे, उसकी फॉरेन पॉलिसी आप निर्धारित करोगे। तो एक तरह से नया उपनिवेशवाद इसको कहा जा रहा है कि चाइना इस BRI प्रोजेक्ट के माध्यम से गरीब देशों को फालतू के प्रोजेक्ट्स में निवेश करा करके इतना ज़्यादा लोन उनको बांट रहा है कि वो देश इस लोन को चुका ही नहीं पाएंगे और आने वाले समय में एक तरह से वो दिवालिया हो जाएंगे। और वहाँ की पॉलिसी उसके बाद चाइना निर्धारित करेगा और इससे चाइना का नया उपनिवेशवाद अपने आप में माना जा रहा है। इसमें आपको देखने को मिला होगा कि दो देश बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। एक हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है, ठीक है। श्रीलंका में चाइना ने क्या किया कि यहाँ पर बढ़िया तरीके से खूब सारे पैसे खर्च करके नीचे का जो हम्बनटोटा पोर्ट है ना, यहाँ पर एक हम्बनटोटा नाम का डिस्ट्रिक्ट है, चाइना ने कहा कि श्रीलंका में, ऑब्वियस सी बात है श्रीलंका के जो पॉलिटिशियंस थे वो करप्ट थे, उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर रखा, इन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन भी किया था यहाँ पे, ठीक है। तो चाइना आता है श्रीलंका में, वो कहता है मैं बढ़िया तरीके से तुम्हारा जो हम्बनटोटा डिस्ट्रिक्ट है ना यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया बंदरगाह बना दूंगा, आने वाले जाने वाले जितने भी जो जहाज है पानी के तुम्हारे यहाँ रुकेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन अब वहाँ के पॉलिटिशियंस में इतनी अकल कहाँ, उन्होंने कहा हाँ बहुत ही बढ़िया बना दो, ठीक है। अब हम्बनटोटा पोर्ट बहुत ही बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके बन गया और चाइना की कंपनी ने बनाया यहाँ पे, और वहाँ पर चाइना ने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया। अभी हम्बनटोटा पोर्ट है ना, अब ये श्रीलंका के किसी काम आ ही नहीं रहा है, यहाँ से कोई खास ऐसा ट्रेड होता नहीं है। श्रीलंका की इकोनॉमी कोई बहुत बड़ी नहीं है कि वो बहुत बड़ी तादाद में चीज़ों को एक्सपोर्ट करके दुनिया के अलग अलग देशों को बेचता है। बेसिकली श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो एक तरह से टूरिज्म बेस्ड है, और जो टूरिस्ट होते हैं वो हवाई जहाज़ों में बैठ करके आते हैं, एयरपोर्ट पर उतरते हैं, घूमते हैं, चले जाते हैं। तो पोर्ट का कोई यूज़ ही नहीं था, फालतू में हम्बनटोटा नाम से एक पोर्ट बना दिया जिसको चलाने तक के पैसे श्रीलंका के पास नहीं है, और उल्टा इतना ज़्यादा कर्ज भी हो गया है। तो अब ये हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो 99 ईयर्स के लिए चाइना ने ही लीज पर ले लिया है। तो बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल विक्ट्री चाइना की एक तरह से श्रीलंका में थी। ऐसा यहाँ पर हुआ मालदीव में। मालदीव में इन्होंने क्या किया, लगभग आपको पता होगा 120 करोड़ डॉलर का एक पुल बनाया 2 किलोमीटर का, ठीक है। अब यहाँ पर विवाद ये हो गया कि मालदीव के पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि वो इस लोन को चुका सके, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, और मालदीव की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली टूरिज्म पर आधारित है। और मालदीव बहुत ज़्यादा चिंतित इस बात को लेकर है कि हम जो लोन ले रहे हैं फ्यूचर में हम इसको चुकाएंगे कैसे, क्या कोई गारंटी देगा चाइना की अगर मान लीजिए हमने लोन नहीं चुका पाए तो हमको क्या कोई कूलिंग पीरियड देगा, कुछ ऐसा देगा, कोई लाइन ऑफ क्रेडिट देगा कि हम आगे करते रहेंगे, या फिर सीधा हमारे देश की जो पॉलिसीज है उस पर सीधा सीधा एक तरह से प्रहार करेगा। तो यही सब कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आप सोच रहे होंगे क्या इटली के पास पैसे कम पड़ गए क्या? देखिए ये जो अमीर देश है ना, ये विकसित आज के नहीं है, ये विकसित अपने ज़माने में हो चुके थे। अब इनकी कोई खास ऐसी वैल्यू है नहीं, न ही इनकी एक तरह से इकोनॉमिक वैल्यू है, न ही इनकी मिलिट्री वैल्यू है। तो अब ये देश बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रहे हैं। और इटली की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इटली ने ये सोचकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को शुरू किया था कि हमारे देश में थोड़ा विकास का काम होगा, रोड बन जाएंगी, और भी बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया है वो डेवलप हो जाएगा, और चाइना से पैसे मिल रहे हैं तो लोन हम चुका देंगे। लेकिन जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काम यहाँ पर शुरू हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि सब कुछ थे ये सब की सब चाइनीज़ कंपनियों को मिले। चाइना के वर्कर्स यहाँ पर आते थे, सड़कें बना के चले जाते थे, और यहाँ के जो इटली के बेसिकली लोग थे वो सिर्फ वहाँ पर लेबरी किया करते थे, बजरी छानना ये सब करना, और जो बड़े बड़े जो स्किल्ड जॉब थी वो आमतौर पर चाइनीज़ कंपनी वालों को और चाइना के नेशनल्स को ही यहाँ पर मिल पाती थी। दूसरा,
जब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है यहाँ से शुरू हुआ, तो तब इटली ने देखा कि इससे पहले हम बहुत बड़ी मात्रा में सामान जो है, मान लीजिए इटली है, ये चाइना है, तो बहुत बड़ी मात्रा में सामान हम एक्सपोर्ट किया करते थे चाइना को, और उस एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड कमी आई है जब से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है शुरू हुआ है। इटली का ट्रेड बुरी तरह से प्रभावित हुआ, इटली के एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा घट गए हैं चाइना से, और इम्पोर्ट चाइना से जो है क्या हो गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसी वजह से अब इटली चाहता है कि मैं इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को जिससे जो है विड्रॉ कर जाऊँ, और चाइना का जो कर्ज है वो बहुत जल्द मैं चुका दूं, क्योंकि जो भी इसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे यहाँ पर किया उसमें कुछ बहुत शेयर तो इनका भी था, और कुछ बहुत शेयर, अधिकांश शेयर जो है उसमें चाइना का ही अपने आप में हुआ करता था। देखिए ये जो जुड़ा था ना, ये 2020 से जुड़ा था, हालांकि 2018-19 में इन्होंने ऑफिशियली ऐलान कर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि साइन कर लिए थे कि हम जो है अनुबंध साइन करते हैं कि हम ये सब करेंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना था इनका, ये 2020 से 2024 तक 4 सालों का बना था, और 4 ही सालों में इटली ने देख लिया कि इसके बहुत गंभीर परिणाम देखने को मिल रहे हैं, और अब इसने ऐलान कर दिया है कि हम इस प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लेंगे, और ये चाहते हैं कि हमारा ट्रेड भी जो है चाइना से प्रभावित नहीं हो। तो आजकल जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है वो आजकल यूएस दौरे पर, और वहीं पर जाकर उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, हाल ही में आपको बताऊंगा, और इनका कहना है कि अब मैं बहुत जल्द चाइना में जाऊंगी और उनको समझाऊंगी कि किस तरह से ये हमको इफेक्ट कर रहा है और हम इससे नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत, यानी कि चाइना के साथ रिश्ते खराब करके नहीं, बल्कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है हम इस प्रोजेक्ट को विड्रॉ करेंगे, क्योंकि चाइना इटली के लिए अभी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा हित जो है चाइना के साथ जुड़े हैं। तो केवल 4 साल ये प्रोजेक्ट अपने आप में रह रहा है, और लगभग 2024 के दिसंबर तक जो इटली है उसको इस प्रोजेक्ट से जो है पुल आउट करना होगा, अन्यथा ये प्रोजेक्ट अगले 4 साल के लिए ऑटो रिन्यू हो जाएगा। यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक का समय है इटली की गवर्नमेंट को इस संबंध में निर्णय लेने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इटली जो है इस प्रोजेक्ट से, एक तरह से जो एट्रोसिस प्रोजेक्ट चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इससे पुल आउट कर जाएगा। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान इसका उदाहरण है। आप देख पा रहे होंगे कि बिलियंस ऑफ डॉलर के कर्ज के बोझ के तले पाकिस्तान जो है डूबा हुआ है, और आईएमएफ से उसको $3 बिलियन और लोन मिल चुका है। ठीक है, आपको पता होगा, और इस लोन से अब वो और ज़्यादा लोन चुकाएगा, और वहाँ पर आतंकी हमले ऊपर से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो यही सब कुछ चल रहा। उम्मीद करता हूँ कि जो बातें आज के सेशन में आपको बताई आप ठीक से समझ पाए होंगे। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जवाब दें। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।